आई रिमेंबर सितंबर में एक अकाउंट्स का प्रैक्टिकल था, उसमें 2 आउट ऑफ 20 आए थे एंड वो एक लौता पेपर है जो मैं आज तक फेल कर रहा हूँ। उसके बाद से मुझे था कि चलो अब बोर्ड्स पढ़ना है, CUET के लिए पढ़ना है, अब वापस ट्रैक पे आना बहुत ज़रूरी है। कौन सी चीज़ थी जिसने IIM इंदौर के लिए आपको इंस्पायर किया? मुझे था कि ये आसपास में अपने लोगों को देख रहा हूँ, सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मुझ में दिमाग है, मुझ में हर चीज़ है, तो मेहनत करनी है मैंने, क्योंकि कॉमर्स अपने खुद के दिल से लिया है तो यहाँ पे बेस्ट कॉलेज तो जाना ही जाना है। तनिष, रिकॉल कीजिए वो सीन जब आपने अपना रोल नंबर डाला लैपटॉप पे, सिस्टम पे, और IIM का रिजल्ट निकल के आया कि आपने क्रैक किया, तो वो क्या सीन था, क्या सेलिब्रेशन थी? बड़ा फनी था, मैं एक्चुअली टॉयलेट में बैठा हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज इस सीधी बात की सीरीज में मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, मेरे अपने ही स्टूडेंट तनिष चौधरी, जिन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, उस पर्टिकुलर कोर्स, उस पर्टिकुलर एंट्रेंस को क्रैक करके, जो कि एक कॉमर्स के स्टूडेंट का सपना होता है। यस, और क्या है वो? IIM। और उस IIM के अंदर भी, इन 5 IIM में जो हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, उसमें नंबर 1 पे आता है हमारा IIM इंदौर। और मेरे साथ है तनिष, जिन्होंने क्रैक किया है अभी एग्जामिनेशन, और कल ये जाने वाले हैं IIM इंदौर। तो दिल्ली में मेरे साथ आज इनका लास्ट डे था, तो रिक्वेस्ट किया कि मैंने आइए तनिष और बात करते हैं सीधी बात। और इस पॉडकास्ट में वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, कि जो एक बच्चा तैयारी करना चाहता है 11th में आने के बाद, क्या वो सपने देखता है, क्या उसके अरमान होते हैं, और क्या पेरेंट्स का भी एक मन करता है कि उनका बच्चा एक ड्रीम सक्सेस, एक ड्रीम कोर्स, एक ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। तो क्या जर्नी रही 11th कॉमर्स से लेकर 12th, कैसा 12th में रिजल्ट रहा तनिष, और फिर IIM तक की जर्नी शेयर कीजिएगा। और बहुत ही बेबाकी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस मैं आपके ले चुका हूं और खुल के बात करेंगे, और सारे इनसाइट्स आप तक आएंगे। और कुछ रह जाए तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली हम उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप तक लेके आएंगे। सो तनिष, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि कैसा आपने 11th-12th में तैयारी किया कॉमर्स लेके, और किस तरह से 12th का रहा जर्नी, और फिर यहाँ पर IIM इंदौर तक। तो प्लीज शेयर द जर्नी विद योर जूनियर्स। राइट, सो मैंने हायर मैथ्स की कोचिंग शुरू करी थी 11th में। मैंने एंट्रेंस फोकस्ड नहीं था बिल्कुल भी, वो मेरे मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स जैसे अपने अंदर डालने के लिए वो उसकी कोचिंग थी। तो मेरे जो सर थे वो दिन के 6-6 घंटे बिठाते थे, संडे सैटरडेज़ को, कोई छुट्टियाँ नहीं, कभी भी वो होमवर्क इतना ज़्यादा देते थे। तो पहले 2 साल जो 11th एंड 12th की पूरी हाफ सिर्फ मैथ्स हायर मैथ्स, जितने भी लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इन सब के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ब्रेन के अंदर इंग्रेन करे, जो एंड में आके मुझे हेल्प करे। फिर मैंने जो बाकी कोचिंग अप्रैल में अपना एंट्रेंस फोकस शुरू करा, IIM रोहतक, जिपमैट, इन सब के जो सिम्बायोसिस, नर्सिंग, इन सब के एंट्रेंसेस होते हैं, उसके लिए अपना फोकस प्रिपरेशन शुरू करी। तो 12th का कैसा रिजल्ट? CBSE? मैंने CBSE मेरा 92.8% था टोटल एग्रीगेट। अकाउंट्स में मेरे 95, मैथ्स में 96। वो उसकी बड़ी ज़्यादा खुशी थी कि कहाँ मैं पहले प्री बोर्ड्स में 40 भी नहीं ला पा रहा था, बट बोर्ड्स में आके अकाउंट्स 95 लेके आपने बताया, वो भी एक बहुत बड़ा वो था, माइलस्टोन था कि 12th में अगर परसेंटेज आती है तो कॉन्फिडेंस बन जाता है। दूसरा ये पूछना चाहूंगा, तनिष चौधरी, अपने आप को IIM का अब तो हो गया सिलेक्शन, आप जा रहे हैं, बट क्या बहुत स्टूडियस रहा, पढ़ने वाला था स्टूडियस, एक मतलब कैसे थे एकेडमिक्स में, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में भी इंक्लाइन थे, आपका लॉन टेनिस बहुत अच्छा खेलते थे आप, और टिल प्री बोर्ड तक भी आपने नहीं छोड़ा था, और थोड़े से इरेगुलर भी रहे उसकी वजह से। तो ये क्वेश्चन होता है कि क्या बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंट होके भी हम अच्छा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे लाइफ में, तो कैसा रहा वो? राइट, सो मैं थोड़ी बैक स्टोरी देना चाहूँगा कि 11th में मैंने सबसे पहले साइंस ली थी अपनी एज अ स्ट्रीम। अच्छा। 1 महीना मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी एंड मुझे समझ आ गया ये मैंने फैमिली प्रेशर में ले लिया, ये मेरी आगे, मैं इसमें एस्पिरेशन नहीं है मेरी, मैं इसमें आगे जाके उसमें कुछ करना चाहता हूँ नहीं, मैं बस करने के लिए कर रहा हूँ। तो तब मैंने जाके एक केस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया एंड मैंने रियलाइज़ करा कि ये एक ऐसी फील्ड है जो मैं आगे जाके अपने आप को देखता हूँ इस करियर में। तो तब मैंने कॉमर्स को चूज़ किया एज अ स्ट्रीम, एंड 11th एंड 12th स्टूडेंट काउंसिल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। मैं क्लासेस अटेंड नहीं करता था स्कूल की इतनी। स्कूल बताना चाहेंगे आप आपका? मैं टैगोर इंटरनेशनल स्कूल बसंत विहार से अपनी 12th कंप्लीट करी है। बहुत ही बढ़िया स्कूल, फेमस स्कूल है, और 2 ब्रांचेस है। नॉर्मली मैं यहाँ पे वर्कशॉप लेने जाता हूँ, तो यहाँ के बच्चों को, और इवन आज ही मैं इनफैक्ट अभी आया हूँ वन ऑफ द कॉमर्स इवेंट को जज करके एट माउंट कॉमर्स द्वारका, वहाँ भी आपके स्कूल की टीम को अवार्ड मिला है। तो बहुत लॉरल्स इनके स्कूल को मिलते हैं, और यहाँ के बच्चे थोड़े अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी कहना चाहिए लाइफ स्किल्स को लेके, कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके, पर्सनैलिटी को लेके। और तनिष की पर्सनैलिटी देख के अभी से लग रहा है CEO वाला पर्सनैलिटी है। तो डेफिनेटली पढ़ाई को लेके अगर पूछें तो कैसा रहा स्कूल के अंदर? कंसिस्टेंट थे? जो मेरे मैथ्स की कोचिंग थी, उसी उन सर ने मुझे इतना कंसिस्टेंट बना दिया, इतना मेरे अंदर इंग्रेन कर दिया कि ये करना है तो करना है, एक बार कमिटमेंट दे दी तो वो कमिटमेंट दे दी है। उसकी वजह से मेरी ज़्यादा अंदर से डेवलपमेंट हुई। तो जब मैटर किया बोर्ड्स में, एंट्रेंसेस में, तब जाके 4 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून आधा
बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसके अलावा कुछ और था नहीं। तो क्या कहना चाहिए बच्चों को अभी से पढ़ना चाहिए? हाँ जी, कहीं ना कहीं किसी का सपना हो IIM का। हाँ, अपने बेसिक्स और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो अपने अंदर जितना जल्दी आप इनग्रेन कर पाओ उतना बेटर है। एंड जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, एंड में आते आते मॉक्स कैसे देना, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही आप अपने पहले अंदर कर लो तो बहुत हेल्पफुल रहता है। वेरी नाइस। और अगर मैं कहूँ तनिष, रिकॉल कीजिए वो सीन जब आपने अपना रोल नंबर डाला लैपटॉप पे, सिस्टम पे, और IIM का रिजल्ट निकल के आया कि आपने क्रैक किया, तो वो क्या सीन था, क्या सेलिब्रेशन थी? ये बड़ा फनी था। मैं एक्चुअली टॉयलेट में बैठा हुआ था तो मेरी दोस्त का मुझे मैसेज आता, IIM का रिजल्ट आ गया। मैं बिल्कुल भी होप नहीं कर रहा था मेरा होएगा, क्योंकि मेरा स्कोर बहुत लो था। एंड मैंने देखा ऑल इंडिया रैंक 42 एंड 53 टोटल सीट्स हैं। अच्छा। तो मतलब इसका मतलब हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकला, मेरे मम्मा और दादू बैठे हुए थे लिविंग रूम में, मैं मम्मा पे चढ़ गया सीधा कि ये सोचो क्या हुआ। वो बोलती IIM रोहतक हो गया। मैंने बोला नहीं, और अच्छा सोचो। अरे हो तो पिच किया अपने आप को कि हाल हो रहा है, वो तो मेरे उस टाइम पे तो मतलब आंसू निकलने वाले थे कि ये क्या हो गया। आई नो एंड इट फील्स वेरी हैप्पी। तो अब ये नहीं कि ये आप अपना एज अ नोशन या थोड़ा सा टोटका बना लें, आपकी टॉयलेट में बैठा है, जैसे रिजल्ट आएगा तो आप निकल जाएंगे, इसके लिए नीचे मेहनत है, ठीक है ना? ये मत समझना सी ये कोई आप नुस्खा आप पाले और आप IIM में पहुंच जाएंगे, नहीं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैसा लगता है जब 11th-12th में सुनते आए थे IIM और अब IIM फैमिली में आप जा रहे हो, यू आर फैमिली मेंबर ऑफ IIM, तो वो भी इंदौर के अंदर, तो कैसा लगता है? 2 साल से यही सपना बना रखा था। मुझे कभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने का इतना वो नहीं था। मुझे था कि IIM इंदौर क्रैक करना है। एंड मेरा दोस्त जो बेस्ट फ्रेंड है, उस हम दोनों ने साथ में एक दूसरे को हर महीने हर हफ्ते बोलते थे साथ में जाएंगे, IIM जाएंगे। तो एंड अब पिछले 2 हफ्ते पहले हम दोनों की वो विश पूरी हो गई, हम साथ में IIM जा रहे हैं इंदौर। सो स्वीट। क्या नाम है आपके फ्रेंड? नाम है छाबड़ा। तो यही दिल्ली में है वो? हाँ जी, हम स्कूल में हर चीज़ हमने साथ में करी एंड अब यहाँ पे भी 5 साल साथ बताएंगे। तो आप देखेंगे 4-5 साल से साथ थे? कितने साल? हाँ जी, हम 6ठी क्लास से साथ, 6th से लेके 12th तक दोनों दोस्त साथ रहे। और ये पीयर मैं कहता हूँ कि अगर आप फ्रेंडशिप कर रहे हैं, अपनी प्रॉक्सिमिटी बना रहे हैं, तो ऐसी बनाइए पढ़ने वालों के साथ, और आदि के दोनों IIM इंदौर जा रहे हैं, तो ये एक कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। वही तो मैं दोस्तों को बहुत ज़्यादा थैंक यू देना बोलना चाहूँगा कि उन लोगों ने, जो अपने आसपास आपके लोग होते हैं, वो आपको इतना ज़्यादा बूस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि वो एक पीयर सर्कल ही आपके लिए इतनी पॉजिटिव चीज़ बन जाती है। आई नो। और जैसा भी आपने कहा तनिष की DU से ज़्यादा आपका सपना IIM का रहा, और जब भी आप साथ बैठते थे यही पूछते सर क्या होगा, कैसे मैं कर सकता हूँ, तो वो कौन सी चीज़ थी जिसने IIM इंदौर के लिए आपको इंस्पायर किया? मुझे था कि ये आसपास में अपने लोगों को देख रहा हूँ, सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मुझ में दिमाग है, मुझ में हर चीज़ है, तो मेहनत करनी है। मेरे आज तक जितने भी PTMs थे, हर टीचर ने बोला यू कैन डू बेटर, इसमें पोटेंशियल है, इसमें है। तो जब वो मैटर करना चाहिए तो मैंने वो करवाया कि यहाँ पे अब मेहनत करनी है। अब मैंने क्योंकि कॉमर्स अपने खुद के दिल से लिया है, तो यहाँ पे बेस्ट कॉलेज तो जाना ही जाना है। बहुत बढ़िया। तो उसमें आपका बिलीफ सिस्टम मैटर है कि आपने एक मैनिफेस्ट किया कि मैं कर सकता हूँ। जी, बिलीफ से, अपने बिलीफ से ज़्यादा अपनी मेहनत तो पूरी करी, बट आसपास जो मेरे पेरेंट्स, वेल विशर्स, बड़े जितने भी थे, उन सबका आशीर्वाद भी बहुत ज़्यादा था कि एक हायर पावर थी कि जिन्होंने एंड के वो 1 हफ्ता जो था इंटरव्यू देने के बाद कि उसमें मुझे वो करा कि ये हो जाएगा। अरे वाह। तो इसका एक प्रोसेस बताएंगे जो बच्चे भी 11th-12th में आए हैं कि क्या प्रोसेस होता है? पहले आप रिटन टेस्ट देते हैं, हाँ जी, उसमें क्या क्या आता है, उसके बाद फिर ग्रुप इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद कैसे मतलब हर्डल्स हो, कैसे तैयारी या स्ट्रैटेजी? हाँ जी चाहिए। सो मेरा 16 जून को था इंदौर का एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें पहला सेक्शन होता है सब्जेक्टिव मैथ्स का, जिसमें 15 क्वेश्चन होते हैं। ये सही आंसर के 4 मार्क एंड उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस सेक्शन में। तो इसमें इसका जो कट ऑफ था वो 12 का था, सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन सही चाहिए थे एंड मेरे 20 मार्क्स थे। देन MCQ होता है जो मेरे लिए सबसे मुश्किल क्वेश्चन रहता था, क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल से होती थी मेरे। तो उसमें 30 क्वेश्चन होते थे, 4 मार्क्स फॉर एवरी राइट क्वेश्चन एंड -1 फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन। सो उसमें मेरा जो कट ऑफ था वो 39 था एंड मेरा स्कोर 41 था। तो एक भी क्वेश्चन गलत होता मेरा और तो मैं वहीं पे डूब जाता। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी अपने अंदर से होप्स नहीं थी कि ये वाला पेपर निकल भी पाएगा। एंड देन वर्बल एबिलिटी का 45 क्वेश्चंस होते हैं जो अगेन 40 मिनट्स में आपको करना होता है। उसमें भी सेम +4 एंड -1। अगर कोई करना चाहता तो सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल चीज़ रहती है वो मॉक्स देना होता है। मॉक्स आपको पता चलता है फाइनल डे पे वो पेपर को टारगेट कैसा करोगे आप, जैसे उस 2 घंटे के टाइम में आपको मैक्सिमाइज करना है अपना स्कोर। मेरा स्कोर एकदम कट ऑफ के बहुत ही ज़्यादा बाउंड्री पे था, 203 स्कोर था एंड कहाँ मेरे दोस्त 270 280 पे भी बैठे थे। एप्टीट्यूड टेस्ट की वेटेज होती है वो 65% होती है एंड देन इफ यू क्लियर द कट ऑफ्स ऑफ ईच सेक्शन, सब्जेक्टिव, MCQ एंड वर्बल एबिलिटी, देन यू गो ऑन टू द पर्सनल इंटरव्यू राउंड। सो दे कॉल 270 समथिंग पीपल फॉर द पर्सनल इंटरव्यू एंड ओनली 50 गेट सिलेक्टेड इन जनरल कैटेगरी।
So 35% weightage is for the interview, and the interview is the thing which made it or break it, like वाला चीज़ हो गई मेरी. मैंने सुना है मेरे साथ युवराज कटारिया जो अपने ही स्टूडेंट है अपने यहाँ के टीपीटी के, तो वो उन्होंने शेयर किया ही इज फ्रॉम आई एम रोहतक, तो कहते हैं कि वो इस तरह का ग्रिलिंग करते हैं कि हमें अपनी हार्ट बीट तक नहीं सुनाई देती, अगर फैन चल रहा है या घड़ी का टिक टिक है वो भी सुनाई नहीं देता, ऐसा रहता है कि ग्रिलिंग पूरी रहती है. मेरा तो इंटरव्यू बहुत ही छोटा था एंड मुझे लगा कि इतना इन्होंने मुझे बस भगाने के चक्कर में छोटा सा कर दिया, मेरा क्या ही होगा, तो मैं होप्स लेके छोड़ के बैठ गया. तो उन्होंने मुझसे पहले बेसिक क्वेश्चन पूछे, सेबी क्या होता है, फ्री ट्रेड क्या होता है, फिर मैथ्स वाले सर हैं, उन्होंने मुझसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे एंड मैं बड़े ईजी क्वेश्चन में फंबल कर गया, मुझे आंसर पता था बट उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा ड्रॉप हो गया. बट फिर उसके बाद मैम ने मुझसे पूछा आपने फंड रेजर्स करे हैं उसके बारे में बताओ, ये बताओ, एंड तो आई थिंक उसकी वजह से मेरा जो बैकग्राउंड प्रोफाइल थी उसने मुझे थोड़ा बूस्टअप करा एंड हाउ आई हैंडल्ड उस टाइम पे वो सिचुएशन जो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ एंड वापस ऊपर उठा. तो आई थिंक वो मेरा मेक इट ब्रेक इट हो गया कि मुझे 203 के स्कोर से ऑल इंडिया रैंक 42 आ गई. क्या बात. तो जैसा आपने बताया वर्बल एबिलिटी, थोड़ा डिटेल में बताएंगे वर्बल एबिलिटी होता क्या है, जैसे बच्चे को एक पहली बार ये वर्ड सुनते हैं LR QR, वर्बल एबिलिटी क्या होता है ये? सो वर्बल एबिलिटी में आपकी ग्रामर होती है एंड वोकैबुलरी इंदौर में इतना नहीं आता बट रोहतक एंड चिपमाट में आता है. फिर भी आपके बेसिक जो टेंसेज, आपके रूल्स होते हैं, जो क्लॉजेज, सब्जेक्ट, वो प्रेडिकेट, उन सब पे पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो मेरी मैम थी कोचिंग की, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे 2 महीने ट्रेन करा एंड उसकी वजह से वो वर्बल एबिलिटी भी बहुत आसान लगा. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज समथिंग जो इंदौर का बहुत मुश्किल आता है. इस साल थोड़ा फिर भी ईजियर था बट उसमें लोगों का मार्क्स हमेशा डूब जाते हैं. तो आई हैड अ स्कोर ऑफ 142 आउट ऑफ 180 बट मेरे जो पेयर्स हैं वो 170, 175 पे भी पहुंचे हुए हैं एंड कट ऑफ वॉज 125. सो वर्बल एबिलिटी इज समथिंग विच आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, आपकी जो उस टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सारी गेम है स्ट्रैटेजी की. तो आप कैसे उस टाइम को मैनेज करोगे, कितने क्वेश्चन सही आंसर करोगे, कितने स्किप करोगे, कौन से स्किप करोगे. तो जैसे साइंस के स्टूडेंट तो 9-10 से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस के लिए, ठीक है, जेईई वगैरह के लिए. कॉमर्स के स्टूडेंट को कितना बैलेंस मेंटेन करना चाहिए? सो बीएससी, CUET और ये IIM, EMS, वेरियस एंट्रेंस के कितना पढ़ना चाहिए ऐसे बैलेंस? इवन फॉर CUET अब जनरल टेस्ट जरूरी है एंड वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो CUET एंड रोहतक की आती है, यू कैन स्टिल मैनेज 1 साल 6 महीने में अगर आप अच्छे से उस पर ध्यान देके करोगे. बट इंदौर इज वेरी क्लोज टू JEE लेवल मैथ्स. अच्छा. हाँ, सो उसके लिए आपको मैथ्स, उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके इतना अच्छे होने चाहिए कि आप उस टाइम पे वो मैनेज कर पाओ. ओके. ये पता है मैथ्स अगर वीक है तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, नहीं अगर आपका सपना है IIM में जाने का, तो कुछ मतलब कितना कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है IIM के लिए? मैंने एग्जैक्टली IIM फोकस पढ़ाई नहीं करी बट मैंने अपने मैथ्स के लिए मेरे जो सर थे उन्होंने मुझे बहुत कंसिस्टेंट रखा. क्या? तो उन्होंने बड़ा पीछे से वो डाल के रखा हुआ था कि गलत करोगे तो 10 बार फिर से करना पड़ेगा, मिस करोगे तो 20 बार फिर से करना पड़ेगा. So sweet, so sweet. तो उनकी वजह से वो अंदर से वो पूरी डेकोरम बने रहा कि ये पढ़ाई ऐसे होती है, ऐसे बनी है करने के लिए. तो उन्होंने बहुत हेल्प करा मुझे. तो कितना डिस्ट्रैक्टेड थोड़ा सा रहा बीच में आपका, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा आप इनकंसिस्टेंट थे. अगर बात करें इनिशियल 4-5 मंथ्स 12 की बात, राइट. ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज बहुत से 12 के बच्चे ऐसे हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो उनके मन में आएगा कि शायद IIM वाले बच्चे वो होते हैं जो 10-15 घंटे पढ़ते हैं. तो मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या तनिष चौधरी जो मेरे साथ रहा, हमारे साथ रहा, इनकंसिस्टेंट आ रहे हैं, अभी नहीं आ रहे, क्लास ऑफ है, खेलने गए, आज लॉन टेनिस खेलने गए, आज मन नहीं कर रहा, तो ये भी एक नॉर्मल बच्चों की तरह रहे हैं. कोई ऐसा नहीं कि आपको लगे अरे यार ऐसे कहाँ से उतर के आते हैं ऐसे बच्चे. तो उसके बावजूद भी आपने बाउंस बैक किया, तो डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में भी रही होंगी, रिलेशनशिप में रहे होंगे, कोई स्पेशल वाली फ्रेंड रही होगी, स्पेशल रहा, कोई ऐसे होते हैं, तो वो उन सब के साथ कैसे बैलेंस मेंटेन किया? तो एक चीज़ जो मेरे लिए हमेशा कंसिस्टेंट थी वो मेरी मैथ्स थी, बट उसके अलावा मैं स्टूडेंट काउंसिल का पार्ट था. सारे क्लासेस में एक भी क्लास अटेंड नहीं करता था, बट जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए, ऑर्गेनाइज करना, ये इवेंट वो इवेंट, सीनियर HM प्रिंसिपल के साथ ये दोस्तों के साथ बंक करना स्कूल में, वो सब करा मैंने. सितंबर तक टीचर्स डे ऑर्गेनाइज करना है, सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं. बट नवंबर में जब प्री बोर्ड्स आए एंड मेरा आई रिमेंबर सितंबर में एक अकाउंट्स का रिविजन वो प्रैक्टिकल था, उसमें 2 आउट ऑफ 20 आए थे एंड वो एक लौता पेपर है जो मैं आज तक फेल कर रहा हूँ. तो इसके बाद से मुझे था कि चलो अब ये बोर्ड्स पढ़ना है, CUET के लिए पढ़ना है, अब वापस ट्रैक पे आना बहुत ज़रूरी है. तो नवंबर से मैंने वापस अकाउंट्स अपनी पूरी स्क्रैच से फर्स्ट बुक सेकंड बुक दोनों ठीक से करी, फिर थर्ड बुक सर के साथ वापस करने बैठा. देन दिसंबर से सर ने जब अपनी प्री बोर्ड्स वाली सीरीज शुरू कराई, मैं हर जो भी टेस्ट है सारे देने आया एंड उसने बहुत हेल्प करी कि वो उस टाइम पे प्री बोर्ड को कैसे लिखना है, कैसे टारगेट करना है, कैसे फॉर्मेट होना चाहिए, कितने टाइम में क्या होना चाहिए, पार्ट B पहले करें, पार्ट A पहले करें. नवंबर से लेके मार्च तक 31 मार्च को अकाउंट्स का प्री बोर्ड था.
तब पूरा अच्छे से उसमें मेहनत चाहिए थी, सब लगाई। नहीं बहुत बिल्कुल, आई स्टिल रिमेम्बर नाइट को आपने बैठ के जैसा कहा वैसे किया, पेपर्स किए, और अगेन कहना चाहूँगा वो आपकी हार्डवर्क थी, आपकी कमिटमेंट थी, डेडिकेशन रही जिसकी वजह से आप लेके आए हैं। क्योंकि हम लोग तो सबको सेम बताते हैं, बट आई ऑलवेज एडमायर योर कमिटमेंट लेवल, और आप में ठहराव था, पेशेंस था, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बिग रोल रहा। आने वाले जो यूथ है, आने वाले आपके जूनियर्स है, उनसे क्या कहना चाहोगे कि किस चीज़ का ध्यान रखे? देखिए कई बार आप खुद गलती करके सीखते हैं, कई बार आप सीनियर है, आपकी गलतियों से या डूज एंड डोंट कुछ आप बताना चाहेंगे कि क्या से 11th या 12th के बच्चे के कुछ डूज एंड डोंट आगे एकेडमिक साल के लिए क्या होना चाहिए? तो एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है वो मेरा पीयर ग्रुप है। अपने आप को उन लोगों से सराउंड करो जो आपको आगे बढ़ते हुए खुश हों। आपको नीचे धकेलने वाले लोग नहीं चाहिए। आसपास का पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कैसे इंसान बन रहे हो आगे जाके। एंड मैं अपने पीयर ग्रुप को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगा उसके लिए। कई बार वो पीयर ग्रुप आपके लिए एक इमोशनल सपोर्ट इमोशनल हर चीज़ सपोर्ट प्रोवाइड, क्योंकि उस टाइम बड़ा स्ट्रेस एंजाइटी तो रही होगी जब आप दौड़ के एग्जाम दे रहे थे या इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कर रहे थे, तो मेरे को लगता है स्ट्रेस लेवल काफ़ी रहा बहुत ज़्यादा। कि मेरा CVT में स्कोर 709 के पास था एंड मुझे वेंकटेश्वरा मिला। एंड तो मैं जहाँ पे सोच रहा था कि IIM जाना है, मुझे नॉर्थ कैंपस इक्विवेलेंट भी नहीं मिल सकता था। एंड फिर मेरा रोहतक में भी रह गया था, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था। अच्छा। एंड मेरा जिपमैट में भी फिर स्कोर थोड़ा नीचे रह गया था। तो हर जगह से वो आ रहे थे कि कहाँ अब क्या होएगा, जहाँ पे अपना फोकस बनाया था, अपना गोल बनाया था, वो तो अचीव हो ही नहीं पा रहा है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल दिन तो रहे, बट कहीं ना वो आगे जाके सबसे जो अच्छी चीज़ हो सकती थी वो ही हुई। बहुत बढ़िया। तो देखा, यही मैं कहता हूँ ना कि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब चीजें घेर के रखेंगी, बट यू शुड हैव द रेजिलियंस। ठीक है, यू शुड हैव द परसिवरेंस। कैसे उसमें निकल के आना है, और जो निकल के आता है वो इन जैसे बच्चों की तरह होता है। देखिए सब बच्चों में एक टॉपर छुपा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, बट वो पहले आपको खुद पे बिलीव करना है, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना और अभी से तैयारी करनी है। अब तनिष, आपका क्या प्लान है? आपने पता किया वहाँ पे कौन कौन से टाइम दौर में क्या सोसाइटी क्लब है, कुछ आइडिया है उसका? हाँ, मैंने स्कूल में भी जहाँ पे भी अपना पैर हाथ डाल सका मैंने वहाँ डाला है। वहाँ पे जाके भी सेम ही प्लान है कि जहाँ पे मेरी अच्छी पर्सनालिटी ओवरऑल ग्रोथ होती है, मैं उसको सोसाइटीज़ में बिल्कुल घुसूंगा। जितने भी लाइक अगर थिएटर, ड्रामा मुझे एक्साइट करता है काफ़ी, जो इंटर्नशिप सेल्स, प्लेसमेंट सेल्स, वो सब होते हैं। जितने भी मुझे जो वहाँ जाके एक्साइट करा, स्पोर्ट्स वाली चीज़ें, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस मुझे पे खेलना पसंद है। सो जो भी हुआ मैं वहाँ पे अपने आप को इनरोल करूँगा। तो ये आपकी 5 years की जर्नी रहे? हाँ जी, 3 साल तो एटलीस्ट, 3 साल बाद अगर कैट देके और अपग्रेड करना हुआ तो करेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए ये क्लैरिटी इज सुपर पावर। और जब हम चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कॉम्प्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन। तो अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसके पहले आपके यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप क्या चाहते हैं। तो आगे आप कैसा, जैसे ये तो IIM हो गया, आपका सपना पूरा हो गया, जैसे होते हैं ना छोटे छोटे गोल्स के बाद फिर और आगे गोल रखते हैं। तो अपने आप को अगर मैं देखूँ कि जब तनिष आफ्टर 7 years और क्या क्या कर सकता है, क्या क्या उसके एवेन्यूज है, क्या आपके माइंडसेट है कि मैं मुझे करना है आगे जाके? तो अभी मैं अपने आपको एक चीज़ पे स्टिक करना चाहता नहीं हूँ, बट मैंने जहाँ तक अभी सोचा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कंसल्टिंग, जो थोड़े हसल वाले वो होते हैं ना, लाइक कॉर्पोरेट लाइफ, वो मुझे एक्साइट करते हैं। आई थिंक कि इंदौर की जो प्लेसमेंट्स लगती है वो भी उन एरियाज़ में काफ़ी हैं, फाइनेंस एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक मैं 5 साल बाद कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट जॉब लेके करूँगा, एंड फिर 5 साल बाद अपने खुद के एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे एम्बार्क करना चाहूँगा कि एंड में जाके अपने लिए खुद कुछ करना, अपने पूरे ज़िंदगी किसी और के अंडर काम नहीं करना है। सो स्वीट। तो आने वाले यूथ के लिए बहुत बड़ा लेसन है कि ये अभी से इनके गोल क्लियर है, पहले स्किल एक्वायर करना है, पोटेंशियल हासिल करना है, और उसके बाद फिर हमें एक्शन लेना, मैसिव एक्शन, यानी अपने लिए लेना है, ना कि किसी और के अंडर में रह के। ये भी बहुत बड़ी क्लैरिटी है। तो आज के इस पॉडकास्ट में एक क्या यूनिक चीज़ बताना चाहोगे आज के इस बच्चे को? क्योंकि लाइफ भर बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज होता है, किससे मैं गाइडेंस लूँ, किससे मैं, क्योंकि देखिए आपको एडवाइस चारों तरफ से मिलती है, सजेशन हर तरफ से मिलती है, बट करना तो बच्चे ने है। बिल्कुल। तो किस तरह से माइंडसेट जरूरी होता है टॉपर्स के लिए? आपने अपने आप को कैसे, जब आप अकेले में बैठते थे, क्या अपने माइंडसेट को कैसे प्रिपेयर करते थे उन फाइट्स के लिए जो आपने जीती हैं? इतना अपने आप के अंदर ये होना चाहिए कि अपनी तो फुल मेहनत करनी है, 100% अपना देना ही देना है, बट अपना 100% देके सब कुछ नहीं होएगा। जो आपके आसपास आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके जो वेल विशर्स हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी जो एक हायर पावर है, उन सब वो बहुत मैटर करती है। आप जब तक सबका अच्छा कर रहे हो, अच्छा आपके पास वापस आएगा। किसी को बुरा नहीं करना, ये भी मुझे पापा मेरे सिखाते हैं कि किसी का बुरा नहीं करना कभी, अपने आप वो जो कारमा है वो वापस अच्छी तरीके से आएगा। कैन यू बिलीव दिस, जो तनिष ने अभी कहा, इट्स $1 million वर्थ स्टेटमेंट जो कहा है, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, द पावर ऑफ रिलेशनशिप, द वैल्यू ऑफ द फैमिली सिस्टम। किस तरह से पेरेंट्स का इन्होंने ग्रेटिट्यूड कहा है कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, आपके आसपास के लोग हो गए, कितना वो जरूरी है। तो
ये वैल्यू सिस्टम और इंटीग्रिटी जो आप में है, मैं कहूँगा अगर हर बच्चे में आ जाए तो डेफिनेटली वो कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। तो तनिष्क, अभी तक स्कूल में रहे, फ्रेंडशिप रही, स्पेशल वाली फ्रेंड भी होंगी, तो क्या कमिटमेंट लेवल रहेगा कि वहाँ जाके आप बहुत ही ग्लोरीफाइड और बहुत ही अलग लेवल के लोग मिलने वाले हैं, अलग स्ट्रेचर होगा, जो आपकी प्रॉक्सिमिटी होगी अलग लोगों से हो जाएगी। क्या एडवाइस मिल रही है आपके स्पेशल वाली फ्रेंड से कि वहाँ जाके ध्यान रखना, भूल मत जाना, ऐसी कुछ चीजें स्टेटमेंट आ रही है भी नहीं आ रही? देखो, इतना समझ लिया मैंने 2 साल में कि एक बार कमिटमेंट जो दे दी है वो कंप्लीट तो करनी है, तो ऐसे वो नहीं है कि डिस्ट्रैक्ट हुए। एंड मुझे एक चीज़ जो मुझे आई एम अंदर चाहिए था कि वहाँ पर जो मुझे पीयर सर्कल मिलेगा वो मुझे इतना ज़्यादा अपग्रेड करेगा, वो हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, एज पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। तो एक उस चीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो जो पीयर सर्कल मुझे मिलने वाला है वहाँ पे, जो स्मार्ट ब्रेन्स मिलेंगे जो आगे जाके फ्यूचर मैनेजर्स, स्टार्टअप्स के CEOs, एवरी जो भी बनेंगे एंटरप्रेन्योर्स, उस सर्कल में मैं बहुत ज़्यादा थ्राइव करूँगा। वेरी नाइस, बहुत बहुत बढ़िया और बहुत ही बेबाकी के साथ आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। अगेन जाते जाते जो मेरे से हमेशा लोग पूछते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस कैसे हैंडल करें। सोशल मीडिया है, टेलीफोन है, फ्रेंडशिप है, लोग बच्चे आपस में घूमने निकल जाते हैं, तो उन डिस्ट्रैक्शंस को आपने कैसे हैंडल किया? तो डिस्ट्रैक्शंस तो हमेशा रहेंगी। मैं भी जब टाइम आता था कि एग्ज़ाम 1 हफ्ते दूर है, इंस्टाग्राम डिलीट हो जाता था, व्हाट्सएप पे दोस्तों को बोल देता था अगर मेरा मैसेज आया मुझे कॉल करके गाली दे देना। तो फिर ऐसे ही मतलब अगर कभी फ़ोन बस स्विच ऑफ करके दूर फेंक दिया कि आलस आई कि फ़ोन उठाने भी ना जाओ आप, तो वो थोड़ा अपने अंदर कुछ ना कुछ वो तरीके बनाने पड़ते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस अभी के लिए, अभी इस टाइम पे ज़रूरी नहीं है, बट जो सोशल मीडिया है, जो दोस्तों से बातें हैं, वो कहीं ना कहीं बाद में जाकर स्ट्रेस रिलीवर्स भी एक्ट करते हैं, तो वो कहीं इंपॉर्टेंट भी होते हैं कि आप एकदम उनको ज़िंदगी से, तो मैं तो नहीं हटा पाया था। नहीं हटा पाए। तो ये एक ऑनेस्टी का आंसर है, क्योंकि कई बार लोग ऑन कैमरा बोलते हैं कि नहीं मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया था, मैंने फ़ोन 6 महीने 3 महीने यूज़ ही नहीं किया। और यही बात इससे पहले हमने सीधी बात में सुख गुप्ता के साथ भी करी कि ऑलवेज ऑनलाइन, बट यू शुड हैव, मतलब आप इसको एक एज एन एसेट लायबिलिटी बना सकते हैं ना, बुनिया पे, कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो अपने फायदे के लिए यूज़ कीजिए, ना कि आप अपने टाइम को किल कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं मुझे प्रोक्रेस्टिनेट करने की हैबिट है, आपके साथ रहा कभी ऐसा? मुझे थी काफ़ी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट जो मेरे अगेन मैथ्स वाले सर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे एकदम एज पे रखा। कमिटमेंट दी है तो वो कंप्लीट करना है। वो इतना काम दे देते थे कि मैं स्कूल जब बंक भी करता था, मुझे याद है हम सीनियर HM के रूम में बैठ के काम कर रहा होता था। तो ये भी नहीं कि मज़ा ले रहा था, वो काम करने वाली वो कमिटमेंट आ गई थी अंदर से कि मौका आ गया कि काम करना ही करना है। बहुत बढ़िया। कई लोग होता है याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी नंबर नहीं आते थे। हाउ यू यूज्ड टू रिटेन द थिंग्स? मेमोरी अगर मैं बात करूँ, वोकैबुलरी की बात करी, वर्बल एबिलिटी थी, वो भी एक बहुत टफ है वोकैबुलरी याद करना। मेरा तो कैसे मेमोरी, कैसे काम कर? जो रखने वाली चीज़ें होती थी, जैसे BST इकोनॉमिक्स की, इंडियन इकोनॉमिक्स बोले, मुझसे नहीं होती थी। मैं बहुत मुश्किल से, मैं एकदम लास्ट मोमेंट एक रात पहले उसे पढ़ूंगा बार बार कि अगले दिन तक मेरे लिए याद रहे। बट अगर मुझसे अभी कोई पूछेगा BST में क्या है, मैं बिल्कुल इतना लाइन बाय लाइन जैसे NCERT बोलते हैं रट के जाओ, नहीं बता पाऊंगा। बट जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली चीज़ें हैं, जिसमें दिमाग यूज़ करना है, जिसमें उस टाइम पे आपका लॉजिक यूज़ करना है, मेरे अंदर बहुत आसानी से आता है, नेचुरली आता है। तो दैट इज़ समथिंग जहाँ पे मैं अच्छे से कर पाया, इसलिए मेरा जो रोहतक और इंदौर के पेपर थे वो भी थोड़े आसानी से निकल पाए विदाउट इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन। बट अगेन जो रटने वाली चीज़ें हैं वो मुझसे इतनी नहीं हो पाई। वो कैबलरी में भी देयर वाज कि जो रूट वर्ड्स होते हैं, मेरी मैम ने जैसे मुझे सिखाया कि कैसे आप उस टाइम उन ऑप्शंस को रिलेट कर पाओ, तो उसने थोड़ा हेल्प करा। बट अगेन जो रटने वाली चीज़ें वो मुझसे भी बहुत मुश्किल से होती है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा, ये बहुत सारे बच्चे खुश होंगे इस बात पे कि यस हमें भी यही प्रॉब्लम है, हमसे याद नहीं हो पाता रट। तो सोचिए वो आपका एक कुछ समझने का तरीका अलग है, उस एग्जाम की क्वालिटी जो है वो आप में है। और मैंने देखा है तनिष्क, कई ऐसे बच्चे जिनका CBSE में उतना अच्छा नहीं रहा बट वो एंट्रेंस क्लियर करके चले हैं। अभी एक बच्चा है हमारे पास, अभी वो गए हैं निम्स में गया मुंबई, तो 12th का रिजल्ट 72% है, ही इज रैंक 1 ओवर देयर मीन, तो उसका माइंड वहां पे वैसा था। तो कोई अगर आप 12th में अच्छा नहीं कर रहे, आपका ब्रेन जो है वो उसका लेफ्ट ब्रेन बहुत डोमिनेटिंग हो, आपको प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स अच्छे लगते होंगे, वहाँ आप अच्छे कर लेंगे तो आप घबराइए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, पढ़ने का बेस्ट टाइम क्या रहता था आपका? सुबह रात को नॉर्मली बच्चे पूछते हैं किस टाइम बेस्ट पढ़ना चाहिए? यूजुअली लेट नाइट पढ़ना ठीक रहता है, आप कैसे पढ़ते थे, या सुबह 4 बजे उठ के? मेरा यूजुअली होता था कि मैं रात को अपने दोस्तों के साथ मीट पे बैठ के पढ़ता था, कि गूगल मीट हमने करी, हम सारे एक दूसरे को जब देखते हैं ना सामने की वो भी पढ़ रहा है, तो अपने अंदर खुद मोटिवेशन आती है मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो हम लोग रात को बैठते थे 2:30-3 बजे तक, एंड उसके बाद फिर आधा घंटा बात करके सो जाते थे। फिर अगेन 9-10 बजे उठते थे, एंड फिर जितना भी जो सुबह चाहिए होता दिमाग अच्छे से रिटेन करने के लिए, तब वो करते थे। रात को प्रैक्टिस वगैरह के लिए रख लेते थे। तो दोनों टाइम रहते थे। अर्ली मॉर्निंग मुझसे इतना आज तक हो नहीं पाया, बट रात एंड फिर दोपहर एंड दिन का टाइम यूज़
ठीक से करना ज़रूरी था। वेरी नाइस। कोई ऐसा शेड्यूल होता है कि प्रैक्टिकल सब एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेते थे या एक सब्जेक्ट, या किस तरह से बांटते थे डेज को? नॉर्मली अगर आप देखेंगे वेरियस वीडियोस में समझाया जाता है आप 2 सब्जेक्ट एक साथ लो या ऐसा लो, कैसे मेंटेन करते थे? मैथ्स अकाउंट्स एक दिन कर लिया या इको बीएस एक दिन, कुछ पर्टिकुलर शेड्यूल होता है टाइम? मैं अपने जब जैसे मुझे याद है बोर्ड्स के 1 महीना पहले अपना शेड्यूल बना लिया था कि ये चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, तो मैं अपने डिफिकल्टी के हिसाब से करता था। अगर बीएसटी का थोड़ा बड़ा चैप्टर आज कर रहा हूँ तो इकोनॉमिक्स का थोड़ा छोटा साथ में उसके साथ डाल देता हूँ। अकाउंट्स के ये वाले टॉपिक्स आज कंप्लीट करने के लिए अपने गोल में डाल देता हूँ। तो जितना मेरा मैं खुद के लिए ले पाता था, ऐसे कोई नहीं था कि इस सब्जेक्ट को इसके साथ ऐसे करना है, बट जितना मैं अब दिन में ले सकता था अपने लिए उसके हिसाब से उसको सेट करता था अपने टू डू वाले कैलेंडर में, एंड वही मुझे रिमाइंडर्स आते रहते थे कि ये आज करना है, ये आज करना है। वेरी नाइस। तो 2-3 चीज़ मैंने बहुत अच्छी सीखी जो अभी बताया। एक तो गूगल मीट के थ्रू बैठ के पढ़ना, यानी एक दूसरे को मोटिवेट करना। दूसरा मेजर और माइनर, यानी कि अगर आप एक मेजर सब्जेक्ट आज पढ़ रहे हैं तो उसके साथ एक थोड़ा सा माइनर वाला कर लीजिए, या इंग्लिश पढ़ लीजिए, या बिजनेस स्टडीज का कोई टॉपिक या सब टॉपिक है वो कर लीजिए। सो इट्स अ बेस्ट स्ट्रेटेजी। और ये स्ट्रेटेजी भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। ऐसा नहीं कहूँगा कि तनिष्क को काम कर गया तो शायद, बट 80% साहब ये कामयाब होगी। जाते जाते बस एक लास्ट में एक फाइनल कोई आप एडवाइस देना चाहेंगे तनिष्क आने वाले यूथ को? बिकॉज काफी सारे स्कूल में वर्कशॉप लेने जा रहे हैं, सबको मैं यही कहता हूँ, आप लोगों के रोल मॉडल्स एग्जांपल देता हूँ, और ये वीडियो भी आपके जूनियर्स देखेंगे कि किस तरह से कंसिस्टेंट रहें, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, किस तरह से बिलीफ रखें, किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से डिस्ट्रैक्शंस को होल्ड करें। तो वो फाइनल वर्ड ऑफ विजडम आपकी तरफ से जाते थे। और हाँ, क्योंकि आपसे सुनेंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे। हम तो बोलते रहते हैं वर्कशॉप्स में, बट एज अ स्टूडेंट एंड यूर अ आइडियल पर्सन जो स्पोर्ट्स भी खेलता था, सब चीजें हैं, डिस्ट्रैक्शन भी थी, पढ़ने का मन आपका भी नहीं करता था, इनका भी नहीं करता है, बट फिर भी मन को मार के मन को जीत के जो आपने किया वो फाइनल वर्ड ऑफ विजडम। सो अपनी चीज़ें प्रायोरिटाइज करना सीखो। आपके जो बड़े हैं, आपके जो वेल विशर्स हैं, वो आपके कभी गलत नहीं बोलेंगे, आपकी अच्छाई चाहते हैं वो एंड में जाके, तो उनको कभी डिसमिस मत करना। मैंने भी बहुत बार किया कि अपने पापा को बोला कि आपको नहीं पता ही है, बट एंड में जाके वो रियलाइज़ करता हूँ कि वो सही बोल रहे थे। हाँ, मेरे जो कोच है वो सही बोल रहे थे। तो रियलाइज़ करना, अपने अंदर एक बार इंट्रोस्पेक्ट करना कि आप कहाँ पे सोच रहे हो, वो कहाँ सोच रहे हैं, तो वो बड़ा ज़रूरी है। एंड अपनी चीज़ें प्रायोरिटाइज करो कि क्या चीज़ अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एंड में जाके वो आपको कहाँ लेके जाएगी। बहुत बढ़िया। तो तनिष्क कल आप जा रहे हैं, मेरी बेस्ट विशेष सारे व्यूअर्स के लिए की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ब्लेसिंग। और वापस कब आने का कोई अभी टेंटेटिव सा रखा हुआ है अपने? हमारा ट्राइमेस्टर सिस्टम होता है, सो साल में 3 बार हमें 15-15 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। सो दिसंबर में अभी आई थिंक नेक्स्ट हमारी छुट्टियां हैं, बट अब उससे पहले दिवाली वगैरह पे आना हुआ तो आएंगे। अच्छा, डेफिनेटली। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप आएँ 5-10 मिनट का टाइम निकाल के वहाँ का, क्योंकि अभी तो मैंने प्रायर टू इंदौर से ये पॉडकास्ट हो रहा है, मैं चाहूंगा जब वहाँ आए तो बहुत सारी यादें लेके, एक्सपीरियंसेस लेके बच्चों के साथ शेयर करें और आपसे मोटिवेट होकर वो आगे की तैयारी भी कर पाएंगे। तो ढेर सारी ब्लेसिंग, बेस्ट विशेस तनिष्क, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम, क्योंकि आज इन्होंने पैकिंग करना है, सब कुछ ये सारा वाइंड अप करके जाना है, कल को इंदौर जाना है। तो कल के लिए हैप्पी जर्नी, और आगे आने वाले ऑल फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग। थैंक यू। एंड आई फील ब्लेस्ड कि मैं आपका टीचर रहा, और थोड़ा बहुत जो भी हम आपके लिए कर पाए, छोटा बड़ा कंट्रीब्यूशन, आई टेक प्राइड इन ऑल योर अचीवमेंट। छोटा मोटा तो नहीं था, बहुत हेल्प था सर की तरफ से भी। डेफिनेटली, बट वी आर अ फैमिली, और क्योंकि हम बिल्कुल कहते हैं दिल से क्लोज है, और आगे कुछ भी छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं, कीप शेयरिंग, और बच्चों को इसी तरह से हम लोग लेके आएंगे तनिष्क की नई नई अचीवमेंट्स के साथ। और बच्चे आप भी आज एक प्रॉमिस कीजिए अपने आप को, क्योंकि तनिष्क सारे सारे पॉइंट्स बता दिए क्या वो सीक्रेट्स थे जो इन्होंने अपनाए, तो आज से आप भी वो फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। फाइन, तो चलिए मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ जल्दी। तब तक बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।